मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर के वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ये जो 4 लाइन की कविता अभी आपके सामने मैंने बोली बच्चों, ये कोरोना संकट में भी बड़ी मुफीद बैठती है और इसरो के जो स्पेस रिसर्च है उसमें भी ये बहुत सटीक बैठती है। मैं अखिलेश अनअकैडमी हिंदी यूपीएससी पे आपका स्वागत करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे स्पेस रिसर्च और हम लोगों की गाड़ी बढ़ाई है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम तक। पिछली क्लास में मैंने आपको ग्लोबल पोजीशनिंग के बारे में चर्चा की थी और भारत के नाविक की चर्चा की थी और मैंने ये आपसे वादा किया था कि अगली क्लास में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको शेयर भी किया था कि नाविक या IRNSS को बनने के पीछे जो ताकत थी या जिसने हमारे लिए त्वरित आवश्यकता का काम किया वो था 1999 का करगिल युद्ध। हमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो GPS उस समय कार्य कर रहा था उसने अपनी पोजीशंस देने से डिनाई किया और तब लगा हमारे एजेंडे में था पहले से कि हम लोग बनाएंगे, देर सवेर कभी ना कभी बनाएंगे। लेकिन 1999 के कारगिल वॉर में ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमारे पास भी होनी चाहिए, वैश्विक अवस्थापन की व्यवस्था। और हमारे साइंटिस्ट इस कड़ी को जोड़ने में जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया और 2007 में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि यस वी आर गोइंग टू हैव GPS, अपना GPS रहेगा। और 2012 तक इसे पूरा कर लेने का टारगेट था बच्चों, लेकिन 2012 तक टारगेट अचीव नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम आर अनदर रीज़न। और वो रीज़न थे टेक्नोलॉजिकल स्नैग, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, उन्हें कैसे ओवरकम किया इसरो ने, वो क्या थे, इसकी चर्चा करते हैं। चलिए आइए हम लोग IRNSS पढ़ने जा रहे हैं। IRNSS इंडियाज़ रीजनल नेविगेशन सिस्टम। और जैसा कि आपको पता है 7 कॉन्स्टिलेशन है, 7 सैटेलाइट्स आर देयर, 7 स्पेस क्राफ्ट। हम इसे स्पेस क्राफ्ट भी कहते हैं। आज मैं इसरो की साइट पे मैं देख रहा था कि वो सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट सिनोनिम्स के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो यू कैन ऑल्सो टेक अ नेम ऑफ स्पेस क्राफ्ट, आप सैटेलाइट की जगह स्पेस क्राफ्ट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, 7 सैटेलाइट्स और 7 सैटेलाइट में आपको पता है 4 जियो सिंक्रोनस में यानी कि भू तुल्यकालिक कक्षा, भूतुल्यकालिक कक्षा, और 3 जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट हमारे हैं भूस्थैतिक कक्षा। ठीक है बच्चों, भूस्थैतिक कक्षा। भूतुल्यकालिक में 4 और 3 जियो स्टेशनरी में। और हम रीजनल नेविगेशन करते हैं। इसका नाम मैंने आपको बताया था नाविक रखा गया है। कल मैंने एक गलती भी की थी, उसको आज मैं सुधारना चाहूँगा। उसमें मैंने यहाँ V के जगह W लिखवाया था जो कि गलत था, इसे आप काट दीजिएगा। NAVIC, इसमें नेविगेशन विथ कॉन्स्टिलेशन, यही नाम दिया गया था हमारे श्रद्धेय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिसमें नेविगेशन के इस भाग को और कॉन्स्टिलेशन के C को लिया गया है नेविगेशन विथ कॉन्स्टिलेशन और एक्रोनिम बनाया गया है। तो प्लीज चेंज दैट वाज नॉट W, इट वाज अ मिस्टेक, आई एडमिट दिस।
ये है नाविक, NAVIC, नाविक, इसका नाम रखा गया। स्क्रीनशॉट लीजिए पुरानी गलतियों को ठीक करते हुए। फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। बैकग्राउंड आपको बता दिया कि हॉस्टाइल कंडीशन थी 1999 में, करगिल में घुसपैठ हो गई थी और हम उस घुसपैठ की पोजीशनिंग मांग रहे थे कि बता दीजिए हम लोग अपना काम कर लें, लेकिन अंकल सैम तैयार नहीं हुए। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में। तो हम लोगों ने 2007 में अनाउंस किया कि यस वी आर गोइंग टू हैव अवर GPS, लेकिन चीज़ें कैपिटलाइज नहीं हो पाई। और 2013 में शुरुआत होती है हमारे GPS के लिए जो कॉन्स्टेलेशन बनाना था, जो सैटेलाइट्स का ग्रुप लॉन्च करना था उसकी। तो 2013 में हम लोगों ने सबसे पहले IRNSS-1A लॉन्च किया। ठीक है बच्चों, IRNSS-1A ये कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। फिर उसके बाद 1B, मैं लिख दे रहा हूं 1B, 1C, 1D। 1B लॉन्च हुआ है 2014 में। 2014 में हमने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, 1B एंड 1C दोनों। और 1B अप्रैल में लॉन्च हुआ है और 1C अक्टूबर 2014। ठीक है बच्चों, 2013 से लॉन्च शुरू हो गया है, इसरो ने काम करना शुरू किया। यद्यपि 2012 वाज द टारगेट ईयर, नहीं कर पाए थे। हम लोगों ने शुरू किया 2013 से, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। उसके बाद 1D 2015 मार्च में 1D लॉन्च होता है। ये सैटेलाइट के नाम है बच्चों। और सैटेलाइट कहाँ लॉन्च हो रहे हैं? जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस यानी हायर अर्थ ऑर्बिट में। स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और बताना है। ठीक है बच्चों, फिर 1E 1F मिटा ही दूं, मैं भी काफ़ी आलसी हूँ, सोच रहा था ब्लॉग फिर से ना बनाना पड़े। ठीक है बच्चों, 1E 1F एंड 1G। ठीक है बच्चों, 1E और 1F 2016 में हम लोगों ने लॉन्च किया, 2016 एंड it was January and it was March। ये डेट अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्रोनोलॉजी ध्यान में रखिएगा। 1G को हम लोग लॉन्च करते हैं अप्रैल 2016 में, अप्रैल 2016 में 7 सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर देते हैं बच्चों। और इसके लिए जो मैंने आपको बताया था कि GPS के लिए हमें 3 सेगमेंट चाहिए होते हैं। एक तो सेगमेंट तैयार ही होता है, रिसीवर वाला सेगमेंट, जिसको तैयार करना भी पड़ता है। ये उससे संबंधित एक न्यूज़ है जनवरी 2020 की, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। रिसीवर सेगमेंट तैयार करना, ग्राउंड सेगमेंट तैयार करना, स्पेस सेगमेंट ये तैयार कर रहे हैं हम। ग्राउंड सेगमेंट के लिए मेन जो स्टेशन बनाया गया वो इसरो के कैंपस के अंदर ही है, और उसके अलावा 21 अदर स्टेशंस बनाए गए, सब स्टेशंस जिनको कह लें, 21 स्टेशंस पूरे देश में। नाम याद जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखिए 21 सब स्टेशंस आर देयर इन आवर कंट्री अलॉन्ग विथ डीप स्पेस नेटवर्क, जो बयालालू कर्नाटका में है, जो इसका मेन सेंटर है बच्चों। डीप स्पेस नेटवर्क विच इज सिचुएटेड विद इन द इसरो कैंपस। इसरो कैंपस में ही है ये, और इसको IRNSS के लिए बनाया गया, डीप स्पेस नेटवर्क को। और
इसके अलावा 21 रेंजिंग स्टेशन सब स्टेशंस बनाए गए जो पूरी कंट्री में हैं। ठीक है, डीप स्पेस नेटवर्क बाया लालू, इट इज़ इन बेंगलोर। अब तो ये भी बेंगलुरु हो गया है, बेंगलुरु। फटाफट स्क्रीनशॉट ताकि हम लोग आगे चलें। डीप स्पेस नेटवर्क, वो कॉन्स्टलेशन लॉन्च होने के अलावा डीप स्पेस नेटवर्क बनाया गया। सब कुछ ठीक ठाक हो जाए ऐसा कहाँ होता है, कुछ ना कुछ समस्याएं तो आती रहती हैं, और ये तो महायज्ञ था तो समस्याएं तो होनी थी। उसमें होता क्या है बच्चों, आपको मैंने बताया है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें समयबद्धता के साथ रियल टाइम डेटा देना, और वो समयबद्धता को इंश्योर करने के लिए हम एटॉमिक वॉच लगाते हैं, परमाणु घड़ी लगाते हैं। और इसी समयबद्धता के कारण जो हमारा जीपीएस है उसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें ई स्टैम्प वगैरह की ज़रूरत होती है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एटीएम्स, ये हम जीपीएस के थ्रू करते हैं। मैं बताऊंगा, समझाऊंगा अभी उसको। इस पे प्रश्न भी आया हुआ है 2018 में, ट्रैफिक कंट्रोल और बैंकिंग कैसे जीपीएस करता है, आई विल टेल यू। तो समयबद्धता के लिए आवश्यक होती है घड़ी, जो कि परमाणु घड़ी होती है, बहुत प्रिसाइज होती है, एग्जैक्ट टाइम बताती है, जो हर स्पेसक्राफ्ट पे लगाई जाती है। जो 1A था उसकी परमाणु घड़ी काम करना बंद कर दी। बात ये 2016-17 के आसपास की है। इरिडियम परमाणु की परमाणु घड़ी थी, वो काम करना बंद कर दी। उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया, 1H। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था, वो फेल कर गया। सोचो आप कि फेलियर्स भी होते रहते हैं, लेकिन आपको सतत चलना चाहिए, इसीलिए मैं शुरू में वो कविता बोला। तो जब इस तरह की समस्याएं आए कि आपके सपने टूटे, तो आपकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। बाकी तो सपने तो चलते रहते हैं और जीवन भर आदमी देखता और देखता रहेगा। उम्मीद टूटने के बाद समस्याएं बढ़ जाती हैं, उम्मीद मत टूटने दीजिए। और इसरो ने भी ऐसा किया, और अगला लॉन्च जो था उसने हमारे इस रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को एक्टिव कर दिया, मतलब वो अब यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट IRNSS 1A के अंदर एक परमाणु घड़ी थी। परमाणु घड़ी क्या करती है ये जान लीजिए। ये समयबद्धता को इंश्योर करती है, और यह परमाणु घड़ी खराब हो गई। ठीक है बच्चों, कहानी आप समझते जाइए। खराब हो गई तो घड़ी बदलने के लिए कोई जा नहीं सकता, वो भी हायर अर्थ ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी की बात हो रही है। अब परमाणु घड़ी खराब होने के बाद परमाणु घड़ी याद रखिएगा, रुबिडियम परमाणु घड़ी, सीजियम की भी होती है परमाणु घड़ी, और रुबिडियम की परमाणु घड़ी थी जो कि खराब हो गई। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसको रिप्लेस करने के लिए 2017 में IRNSS 1H लॉन्च किया गया। ये लॉन्च हुआ, लेकिन ये लॉन्चिंग के आगे लिख के आ गया भाई फेल हो गया। तो ये जहां लॉन्च होना चाहिए था वहां नहीं हो पाया, द लॉन्चिंग वॉज फेल। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अप्रैल 2018 में बच्चों, अप्रैल 2018 H के बाद क्या आएगा, एक और लॉन्च हम लोगों ने किया इसी स्नैक को दूर करने के लिए, जो प्रॉब्लम आई है परमाणु घड़ी की। अप्रैल 2018 की बात है, लॉन्च हुआ
NSS-1I। ठीक है बच्चों, और ये लॉन्च सक्सेसफुल था। लॉन्च वॉज सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल सफल लॉन्च होने के कारण हमारा जो नाविक था वह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। दो तरह की पोजीशनिंग देना शुरू किया, एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग है जो सिविलियन यूज के लिए है, और दूसरी रेस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और जो रेस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग है बच्चों वो जबरदस्त है, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर की पोजीशनिंग, इतनी जबरदस्त पोजीशनिंग तो जीपीएस भी नहीं दे पाते। तो IRNSS-1I लॉन्च होते ही हमारी जो समस्या थी ग्लोबल पोजीशनिंग वाली वो दूर हो जाती है, और हमारा IRNSS काम करना शुरू कर देता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ फ्यूचर के बारे में भी चर्चा कर लें। आगे क्या इतना ही रखना है, 7 परिवारी 7 सैटेलाइट्स का रखना है या बढ़ाना है? तो इसरो की प्लानिंग है कि हम जो है अपने 7 सैटेलाइट को बढ़ा करके कम से कम 11 करेंगे। 13th 5-year प्लान में हम 7 से बढ़ा के इसको 11 करेंगे। जैसे ही हम इनको 11 करेंगे तो बढ़ेगा क्या? ऑब्वियसली कवरेज बढ़ेगा, और कवरेज बढ़ेगा तो फिर इंडिया का दबदबा भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा इसकी चर्चा हम लोग इसके एप्लीकेशंस में करेंगे, इसके क्या क्या मायने हैं उसके बारे में करेंगे। तो चलिए ज़रा इसके देख लिए जाएं, ये कितने दूर को कवर करता है, कितने क्षेत्र को कवर करता है, कुछ है भी अच्छा कि नहीं है। तो आप जान के आश्चर्य करेंगे बच्चों कि इसमें जो प्राइमरी एरिया है वो है भारत। भारत की पूरी टेरिटरी, उसके अलावा भारत के चारों तरफ 1500 किलोमीटर का क्षेत्र। ये चित्र के माध्यम से मैं इसलिए करता हूं कि आपको याद रहे 1500 किलोमीटर का क्षेत्र। एक लाइन में भी लिख देता, भारत के चारों तरफ ये टेरिटरी है इंडिया की, उसके चारों तरफ 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को ये कवर करता है। और ये है प्राइमरी एरिया। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कितना है बच्चों? भारत की पूरी टेरिटरी, भारत की पूरी भूमि, हिमालय से लेके हिंद महासागर तक, और उसके टेरिटरी के चारों तरफ, टेरिटरी सोचिएगा दिल्ली से गोल मत बना लीजिएगा, टेरिटरी से चारों तरफ उसके 1500 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। यह है प्राइमरी सर्विस एरिया, प्राथमिक कार्य क्षेत्र। और ये एरिया एक्सपेंडेबल है, एक्सटेंडेड है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब हमारे पास अच्छा खासा है। वो क्षेत्र क्या है वो आप लिख लीजिए। ये भारत, ये ऐसे क्या होती हैं बच्चों, जो ऐसे पोल से शुरू होती हैं दूसरे पोल को जाके मिलती हैं, उसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। और जो ऐसे ऐसे होते हैं पड़े हुए, लेटे हुए होते हैं लैटिट्यूड। ठीक है बच्चों, 130 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 150 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, एक 150 डिग्री पूर्वी देशांतर तक
और 30 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री दक्षिण से लेकर के 50 डिग्री नॉर्थ तक, 50 डिग्री नॉर्थ तक का जो ये आयत आप देख रहे हैं, इस पूरे आयत को अपना जीपीएस जो IRNSS है वो देखता है, यानी इतने दूर तक कर सकता है। आप जरा अपना एटलस उठा लीजिएगा, देखिए कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया तक को कवर कर रहा है। इधर आपको ऊपर ईस्टर्न यूरोप कवर हो जाता है, पूरा यूरोप लगभग कवर हो जाता है, नॉर्थ वाला पार्ट छूटता है। ये जब आप 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में आएंगे, यह अटलांटिक ओशन के मिड में होता है। तो कहने का मतलब अटलांटिक ओशन के मिड में है तो यूरोप आएगा, कवर्ड है। इधर अफ्रीका है, वो भी हमने कवर किया। ये इंडियन ओशन चल रहा है। इधर आपके चाइना से लेकर के इधर जापान के फिलीपाइंस के आसपास तक, फिलीपाइंस नहीं होगा, जापान भी हो सकता है थोड़ा बचे, लेकिन चाइना की बाउंड्री टच करते हुए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और ऑस्ट्रेलिया। अब देख लीजिए कहाँ तक है अपना दबदबा, यानी ये पूरा क्षेत्र कवर करते हैं, अभी कवर कर रहे हैं राइट नाउ, और इसको कहते हैं एक्सटेंडेड एरिया। एक्सटेंडेड सर्विस एरिया, एक्सटेंडेड सर्विस एरिया। ठीक है बच्चों, ये आयत आप ध्यान रखिएगा। और ज़रूर जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जाओ बच्चों घर पे तो हो ही, बगल में एटलस खोल लो, तो इतनी जो है जहमत उठा लिया करो, क्योंकि जब आप एटलस खोल के इनको ध्यान से देख लोगे तो फिर से आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें क्लियर कट होंगी। सो दिस इज एक्सटेंडेड सर्विस एरिया, और ये और बढ़ेगा। अब ज़रा देख लीजिए एटलस, उसके बाद आप बताइए कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या ये भारत का जीपीएस कुछ रोल प्ले करेगा। यहाँ पे अपना इंडियन ओशन है, इधर अपना चाइना भी है, और इधर यूरोप है। यहीं से आपकी एक नहर आती है, नाम नहीं बताऊंगा, देख लीजिएगा। इस नहर से आने के बाद एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है जो भारत के किनारे किनारे जाता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री होते हुए पैसिफिक की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, यानी यूरोप से सामान इधर भी जाता है और आता भी है, जिसमें भारत की ज्योग्राफी एक पिवटल रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि इसके इतने बड़े कोस्ट लाइन के चारों तरफ के जो 200 नॉटिकल माइल का SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो बहुत बड़ा इसको स्ट्रेटजिक पोजीशन देता है भारत को कि इस रूट पे वो निगहबा बन के काम करे, और उसके लिए हमारा जीपीएस हमें हेल्प करेगा। इसकी चर्चा भी करेंगे। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़ा जा सके बच्चों। अटलांटिक ओशन से लेकर के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया कवर करते हुए यूरोप, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, सब कुछ इस क्षेत्र में आ रहा है बच्चों। एक बार आप अपना एटलस खोल के देख लो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं इंडिया में, भारत में इसके उपयोग क्या हैं। उपयोग नंबर 1 आप करते हैं, आप एक टूरिस्ट हैं, आप एक यात्री हैं, दूसरे शहर में गए हैं, आपने गूगल मैप खोल लिया और आप जीपीएस से यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो अभी हमारे नाविक का जो चिप सेट है उस पे उसको जगह नहीं मिली है, लेकिन जनवरी 2020 में इसरो ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्वालकॉम
कंपनी जो है स्नैपड्रैगन बनाती है ना, उसके प्लेटफॉर्म पे, चिप प्लेटफॉर्म पे नाविक को भी इंक्लूड किया जाए, इसकी संस्तुति की है और वो लोग करेंगे। तो या आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं ये इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। क्वालकॉम कंपनी है जो स्नैपड्रैगन बनाती है, स्नैपड्रैगन, ठीक है बच्चों। और इस पे जो इसका चिप सेट है, स्नैपड्रैगन इज मोबाइल प्लेटफॉर्म, मोबाइल प्लेटफॉर्म। इसके चिप सेट में नाविक को इनेबल करने के लिए, नाविक को इनेबल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाला शॉर्ट फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सेप्टेड है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं GOVT, कसम से यूपीएससी वाले इस पे काट देते हैं नंबर। आप GOI लिखो, इट इज एक्सेप्टेबल, बट यू आर नॉट गोइंग टू राइट GOVT। और हिंदी वाले तो GOI ना लिखें, उनको हिंदी में लिखना है, ठीक है बच्चों। नाविक को इनेबल करने की संस्तुति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है क्वालकॉम से कि आप हमारा नाविक, जैसे जीपीएस के लिए उन्होंने अपना इनेबल किया है सेट, वैसे हमारे नाविक के लिए भी करें। ये खबर है 2020 जनवरी की, ठीक है बच्चों। तो आने वाले समय में हम नाविक से भी अपना काम शुरू करेंगे। जो रिसीवर, क्या मैंने बताया था, रिसीवर सेगमेंट हमारा वो तैयार होगा। मैंने टाइम नहीं दिया आपको, शायद आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 2020 तक क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन मोबाइल प्लेटफॉर्म पर नाविक इनेबल होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आइए हम लोग देखें कि जीपीएस से क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं नॉर्मली, और भारत भी वो सारी चीज़ें अवेल करेगा। तो एक चीज़ तो आपको बता दी मैंने कि भाई नेविगेशन विथ कॉन्स्टिलेशन है ही। तो आप अगर एक टूरिस्ट हैं, एक ट्रैवलर हैं, आप दूसरे जगह जाते हैं कहीं भी, तो आपको ये नेविगेशन में हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। टेरेस्ट्रियल, एरियल और मराइन नेविगेशन, तीनों नेविगेशन में आपको ये हेल्प करेगा। आप ज़मीन पे चल रहे हो, हवा में चल रहे हो, या फिर पानी में चल रहे हो। दूसरी बात है कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मतलब जीपीएस उसमें आपको हेल्प करेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम से आपको जब चीज़ें पता होंगी, उसके हिसाब से आप पहले से ही जो एरिया है, आबादी वाला क्षेत्र है, उसे आप खाली करा सकेंगे। व्हीकल ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग, ट्रैफिक कंट्रोल और फ्लीट मैनेजमेंट में आप ट्रेन के प्रचालन में भी आप इसी उपयोग में ला सकते हैं। व्हीकल ट्रैकिंग, तो ये एक एक चीज़ है, इसको नोट करते जाइए। पहला है नौगमन। नौगमन, नौगमन का मतलब हो गया नेविगेशन। नेविगेशन ये हवाई मार्ग, जल मार्ग और स्थल मार्ग। नेविगेशन यूज कर सकते हैं आप इसमें। स्थल मार्ग को दो भागों में बांट दीजिए, एक सामान्य जो ट्रैफिक है आपकी, और दूसरी है रेल यातायात, ठीक है बच्चों। सामान्य यातायात और रेल यातायात, ठीक है। अब जरा यहां इस पे अगर कहीं से निबंध आपको आता है मेंस में, या कुछ ऐसे प्रश्न आए कि जीपीएस किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में सहायक है, तो आप इनको एक्सपेंड करोगे, सामान्य यातायात और रेल यातायात। अब अगर मान लीजिए, अगर हम उदाहरण लेते हैं कि सामान्य यातायात, सामान्य यातायात, अगर इसको ये फीजिबल बनाता है
तो ये इकॉनमी में कैसे फायदा करेगा? पहली बात, सामान्य यातायात को अगर आप कंट्रोल करते हैं जीपीएस से, तो आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन होगी कि विच रूट इज ओपन, कौन सा रास्ता ऐसा है जिस पे ट्रैफिक कम है, यू विल फॉलो दैट रूट। दैट मीन्स आप अपना समय बचाएंगे, समय की बचत, दूसरा, जाम में आप 2-3 घंटे फंस जाते हैं, ईंधन की बचत, तीसरी बात, ईंधन की बचत होगी, ईंधन कम जलेगा तो आपका वातावरण, एनवायरमेंट कैसा रहेगा, अच्छा या कैसा रहेगा, आप बताइए। तो ये देखिए, सामान्य यातायात को ही हमने कंट्रोल कर लिया, उसे फिजिबल कर लिया, तो हमें इतने फायदे हो गए। समय की बचत होगी, आपके पास प्रोडक्टिव टाइम होगा, यू विल डू समथिंग एल्स, आप कुछ नहीं करोगे तो आराम करोगे, है कि नहीं, कुछ पढ़ोगे, कुछ नया करोगे, आप ज़्यादा काम कर पाओगे। ईंधन की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी कलेक्टिव, अगर पूरे देश में 2 घंटे के लिए ईंधन की बचत होती है तो आप सोच सकते हैं कितना ईंधन बच जाएगा। और वो ईंधन अगर बचेगा तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकॉनमी वाले सर आपको इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत बड़ा चंक होता है हमारा क्रूड ऑयल के बिल का, वो आपकी तरफ अलाइन होगा, आपकी तरफ पॉजिटिव होगा। तो ईंधन की बचत होने, समय की बचत होने, वातावरण शुद्ध होने, ये सारा कुछ आपको कौन दे रहा है? आपको ये अपना जीपीएस दे रहा है। ठीक है बच्चों, ये मैंने सामान्य यातायात की बात की। अब जरा रेल यातायात की बात कर लेते हैं। रेल यातायात, रेल यातायात का 2 पार्ट है बच्चों। एक तो है पैसेंजर ट्रेन, जो कि रेल को उतना मुनाफा नहीं देता, या यूं कह लीजिए वो बड़ा चंक नहीं है, लेकिन लोगों के आने जाने में जो स्विफ्ट, जो डिले होता है, आप जानते हैं सर्दियों में क्या हालत होती है, तो समय की तो मतलब ट्रेन में बर्बादी ही होती है, कुछ उसका ठिकाना नहीं होता। तो इसको 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं, एक यात्री और दूसरा फ्रेट। तो यात्री और माल, माल वाहक। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप चीज़ों को एक्सपेंड करें। जब आप पढ़ते हो तो उन बातों को कैसे कोरिलेट करें, डायमेंशंस कैसे खोलें, ताकि पढ़ते समय भी आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में आएँ, और उससे जब स्टेटमेंट में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्टली इन्फर्ड होती हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले साल 2018 में एक सवाल आया था कि जीपीएस का यूज़, उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का भी जिक्र था। एटीएम के बारे में तो आपने पढ़ा था, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में डिटेल में आप हो सकता है भूल गए हो, या हो सकता है उस समय किताबों ने ना लिखा हो, क्योंकि जब एटीएम का यूज़ बता रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड विद बैंकिंग एंड फाइनेंस, और बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें टाइम एज अ सर्टिफिकेट रोल प्ले करता है, जिसमें ई ट्रांजैक्शन में तो है ही। तो इक्वल टाइम जो कि इंश्योर करता है परमाणु घड़ी, वो बताता है कि हाँ, वो उसको सर्टिफाइड माना जाता है, वो बताता है कि यस, ये ट्रांजैक्शन हुआ, इस टाइम पे हुआ, जिससे कोर बैंकिंग सिस्टम फ्लरिश कर रहा है। तो क्यों नहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी यूज होता है। तो सिर्फ एटीएम तक आप रुक गए और उससे इन्फर आपने नहीं किया, सोचा नहीं, तो आप वहां नेगेटिव कर देते हैं जानते हुए भी। इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि कैसे एक्सपैंड करना चाहिए। यहां पे हमने सामान्य यातायात पे 2-3 पॉइंट हमने लिखे, और लिखना है 150 से 200 शब्द। मेंस की बात मैं कर रहा हूं, 150 से 200 शब्द लिखना है। तो आपको एक एक पॉइंट को अगर 10 शब्दों में भी लिखते हो बच्चों, और 10 पॉइंट लिख देते हो, तो आपके शब्द सीमा पूरी हो जाती है। और वही पॉइंट लिखो जो पूछ रहा है, अपने आप आंसर आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, और यहीं से कहीं ना कहीं पीटी का भी जुड़ाव रहता है, क्योंकि स्टेटमेंट्स के रूप में पूछते हैं। अब जैसे यात्री जो रेल यातायात है, उसमें ये सारी चीजें कॉमन होंगी। मालवाहक जो कि फ्रेट
हमारा सबसे बड़ा चंक है रेलवे, जिसको सबसे ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है, ये स्विफ्ट हो जाएगा। आप देखते हैं मालगाड़ियों को रोक दिया जाता है, पैसेंजर ट्रेन को जाने दिया जाता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अब बनने शुरू हुए पिछले 10-15 सालों से, पहले नहीं थे। तो मालगाड़ियाँ पीछे रह जाती थी। अब मालगाड़ी में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है एग्रो प्रोडक्ट हो, ऐसे प्रोडक्ट हो जिनकी शेल्फ लाइफ कम हो। शेल्फ लाइफ का मतलब जो खराब, कितने समय में वो खराब हो जाएंगे, इसको कहते हैं शेल्फ लाइफ। अगर शेल्फ लाइफ कम है और मालवाहक ट्रेन जो है लेट में पहुंचती है, तो ऑलरेडी वो लॉस में है जो बिजनेस कर रहा है। तो ये स्विफ्ट होने से, अगर जीपीएस से ये स्विफ्ट होगा, तो आप समझिए इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलेगा। सो रेल यातायात और इसको स्विफ्ट किया जा सकता है। एयर ट्रैफिक, खैर एयर ट्रैफिक में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारा गगन काम कर रहा था। गगन क्या है? वनस्पति घी नहीं है, याद रखिएगा। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जीपीएस ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है हमारा, जो एविएशन, नागरिक उड्डयन विभाग में काफी दिन से उपयोग में लाया जा रहा है बच्चों। तो गगन की हम लोग चर्चा करेंगे, उससे पहले अभी हम लोग यहां देख लें कि नौगमन में ये सारी पॉइंट्स हैं जिसको हमें लिखना चाहिए। हवाई मार्ग ऑलरेडी हम गगन से कर रहे थे, बाकी स्थल मार्ग और जल मार्ग को और स्विफ्ट बनाया जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। गगन है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भारत का जीपीएस है उसके क्या मायने हैं भारत के लिए, कौन कौन सी सर्विस देता है। तो अभी नौगमन की चर्चा हुई, उसके बाद प्रिसाइज टाइमिंग। प्रिसाइज टाइमिंग ये आपके लिए भी फ्री है। प्रिसाइज टाइमिंग, बस इसका महत्व समझिएगा। समयबद्धता, समयबद्धता होने से होता क्या है बच्चों कि एग्जैक्ट टाइम में होने से, सही सही समय पता होने से, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें ये ई सर्टिफिकेट का काम करता है, ई स्टैंप का काम करता है। ठीक है, तो मैं ये लिख दे रहा हूं, ई स्टैंप आर्थिक गतिविधियों में होने वाले पैसे के लेन देन को सुनिश्चित करता है। आर्थिक गतिविधियों में होने वाले पैसे के लेन देन को सुनिश्चित करता है। अब ये बात जब मैं लिख रहा हूं तो ये बैंकिंग में यूज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये एटीएम में यूज होगा कि नहीं? एटीएम में सीधा सीधा यूज है। एग्जैक्ट टाइम कब ट्रांजैक्शन हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, आप सोचिए जरा कि उस ऑटोमेटिक मशीन में ये बात, टाइम अगर ना रहे तो किस तरह से वो फेल कर जाए। टाइम के हिसाब से ट्रांजैक्शन होता है और कितने नोट निकले उसकी गिनती होती है, और बहुत कम असफलता का इसका प्रतिशत है। बहुत ही कम एरर से एटीएम हमारा फेल होता है, कभी होता भी है तो। बाकी जो लोग लूट लेते हैं वो अलग की बात है। बट यस, बैंकिंग, एटीएम, वेन एवर देयर विल बी ई सिग्नेचर, ई ट्रांसफर, ई ट्रांजैक्शन, वहाँ हमें जीपीएस
हेल्प करता है। ठीक है, अब ट्रैफिक कंट्रोल में करता है कि नहीं? इंडीड नेविगेशन में करता है तो ट्रैफिक कंट्रोल में करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रिसाइज टाइमिंग, समयबद्धता। ठीक है बच्चों, अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट। अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में जीपीएस हमें प्रायर इंफॉर्मेशन दे सकता है और उसके कारण हम जो है इफेक्टिवली डिजास्टर से होने वाली हानियां उससे हम बच सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें जीपीएस यूज होगा बच्चों। ठीक है, ये सारे मुख्य काम थे बच्चों जिसके लिए हमारा जीपीएस यूज होता है। मेनली ये नेविगेशन। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया बताना, बॉर्डर सर्विलांस सिक्योरिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा सुरक्षा। हमारे पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में कार्टोसैट और रिसेट 2BR1 है। इसके अलावा भी सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में जीपीएस हेल्प करता है, उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए जरा देखते हैं कि ये जो जीपीएस है हमारा, इसके भारत के लिए क्या मायने हैं। इससे भारत को कौन सा एज मिलेगा जिसके लिए हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीपीएस रीजनल पोजीशनिंग से बढ़ करके वैश्विक जो ग्लोबल पोजीशनिंग है उसको भी हम कर सकें। तो आइए ज़रा देखते हैं। उससे पहले गगन के बारे में आपको बताना चाह रहा था, इसी से संबंधित है गगन। गगन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है बच्चों, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, भारत का गगन। भारत का गगन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने उड्डयन के क्षेत्र में यूएसए, जीपीएस है तो यूएसए की सहायता से हमने अपना एक सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किया था जिसमें जीपीएस ने हमें हेल्प की थी। ठीक है बच्चों, तो भारतीय विमान उड्डयन क्षेत्र में सर्विलांस और ट्रैफिक कंट्रोल लिख लीजिए। भारतीय विमान उड्डयन क्षेत्र में सर्विलांस एवं एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल
उड्डयन के क्षेत्र में सर्विलांस एवं एयर ट्रैफिक कंट्रोल को करने के लिए प्रयोग में लाया गया जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट। और इसके लिए हम लोगों ने 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग बात करते हैं इसके लिए जो उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। ठीक है बच्चों, गगन को क्रियान्वित करने के लिए गगन के लिए 3 उपग्रह हमें लॉन्च करने पड़े। GSAT-8, GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15। ये 3 उपग्रह लॉन्च हुए थे। लॉन्च हुआ था पहला 21 मई 2011, दूसरा लॉन्च हुआ था 29 सितंबर 2012 और तीसरा लॉन्च हुआ था 11 नवंबर 2015। ठीक है बच्चों, ये 3 सैटेलाइट है, ये उपग्रह गगन हेतु जो कि सर्विलांस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज होगा। और ये 3 मीटर का प्रिसीजन देता है। 3 मीटर तक की सटीकता से विमान उड्डयन में सहायक। ठीक है बच्चों, ये है गगन। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखें कि IRNSS के क्या मायने हैं हमारे लिए, किस प्रकार से IRNSS भारत को एक विशेष स्थिति देता है, उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन के भी बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, उससे हमें जोड़ करके देखना होगा। तो आइए देखते हैं। भारत, ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। भारत, ठीक है बच्चों, भारत का सीमा विवाद है जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे। सीमा विवाद जैसे ही आए तो आपकी पहली जो आपकी सोच होनी चाहिए वो सीमा सुरक्षा की होनी चाहिए। तो यहां मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं। पहला है सीमा विवाद। ठीक है बच्चों, सीमा विवाद। अब सीमा विवाद मुख्यतः पाकिस्तान और चाइना से ज़्यादा है, पाकिस्तान से और ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी की बात आ जाती है सीमा विवाद। उसके बाद भारत के साथ समस्या क्या क्या है। अच्छा, जब आप भारत लिखते हैं तो भारत को ध्यान में रखते हुए कि इसकी भू सामरिक जो स्थिति है वो इसको स्पेशल बनाती है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, और जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की कि एक बहुत बिजी ट्रेड रूट है, व्यापार का मार्ग है जो हिंद महासागर से होके जाता है, स्वेज कैनाल से। ये जोड़ता है यूरोप को और पैसिफिक को। ठीक है बच्चों, तो आप सोच रहे हो कि यूरोप उधर से ही क्यों नहीं जाता, उधर से भी जाता है, लेकिन ये वाला भी मार्ग है, ये भी ज़्यादा आसान है। पृथ्वी गोल है, ज़रा देखिएगा कि नज़दीक किधर से पड़ता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो भारत का सीमा विवाद है पाकिस्तान और चीन प्रमुख हैं। इसके अलावा नेपाल भी कभी कभी छोटी मोटी बात होती है हमारी। खैर विवाद नहीं है, लेकिन हमें अब और ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि नेपाल एक सेफ प्लेस है टेररिस्ट के इन्फिल्ट्रेशन के लिए, इसलिए हमें उस सीमा को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है बच्चों, बाकी आप जान ही रहे हैं जो चीन है। उसके बाद दूसरा है
हमारे पड़ोसी, सीमा विवाद से जुड़ा है ये पड़ोसी। जैसे अटल जी ने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम पड़ोसी अपने मन से नहीं रख सकते, इसलिए हमें पड़ोसियों को ठीक ठाक से रखना चाहिए। सीमा विवाद से जोड़ के पड़ोसी को देखें। और हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिसी हैं कि नेबर कंट्री फर्स्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये तीनों चीज़ें यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। नेबर कंट्री फर्स्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे सर जीपीएस से इससे क्या संबंध? सीमा विवाद और पड़ोसियों को खुश रखने के लिए हम कहते हैं अपने पड़ोसियों से कि हमारा जीपीएस है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने नेविगेशन में यूज़ कर सकते हैं, हम इसे आपको फ्री में भी दे देंगे या कुछ नॉमिनल शुल्क पे आपको दे देते हैं। आप देखिए वर्ल्ड क्लास सर्विस है, आपने यहाँ जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें हमसे ये लेकर के आप यूज़ कीजिए। तो ये क्या है बच्चों? भारत की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने का काम है। उसके इंटरनेशनल जो रिलेशन हैं, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उसमें एक विश्वसनीयता, स्पेस डिप्लोमेसी मैंने चर्चा की थी। तो यहाँ स्पेस डिप्लोमेसी का आप सीधा सीधा उदाहरण देखते हैं। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट बनता है जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। इसमें ज़्यादा थोड़ा समय लगेगा, पॉइंट्स ज़्यादा है, इसलिए इसको इधर लिखते हैं। जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। जैसे ही आप जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, आपसे मैंने चर्चा की कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है जो साउथ चाइना सी के थ्रू भी जा रहा है। चीन की नज़र भारत पे है। भारत पे चीन की नज़र क्यों है? क्योंकि भारत की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो इसे एक वरदान के रूप में इंडियन ओशन में दी हुई है नेचर ने कि भाई आपका एकाधिपत्य हो सकता है। तो उसके लिए चीन को पेट में दर्द होता रहता है। तो जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन जब आप पढ़ेंगे, आपको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना भारत को घेर रहा है। कैसे? इसके अपने पोर्ट बना रहा है। कहाँ बना दिया? म्यांमार में सिटवे बना दिया, हम्बनटोटा बना रहा है ये श्रीलंका में, ग्वादर बना रहा है पाकिस्तान में। तो ये पोर्ट बना बना के भारत के चारों तरफ, और वहाँ पे चाइना के ट्रूप्स रहेंगे। तो ये अपनी आधिपत्य को इंडियन ओशन में इंश्योर करना चाहता है, जबकि वेस्ट चाहता है कि भारत इसमें लीड रोल प्ले करे, और भारत खुद भी भारत का फायदा है। और आपने पायरेसी और सारी बातें सुनी होंगी, जो सोमालिया और आसपास अफ्रीकन कंट्री के जो समुद्री डाकू होते हैं उनसे सुरक्षा भी चाहता है। तो भारत उसमें तैयार भी है। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखोगे आप, तो आप पाओगे कि जो जीपीएस है भारत का, वो चाइना के इस प्रयास को कंटेन कर रहा है। इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल भी कहते हैं बच्चों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला चीन बना रहा है। अब इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी को कंटेन करने के लिए जीपीएस हेल्पफुल होगा, जीपीएस नेविगेशन में हेल्पफुल होगा, जीपीएस उसकी निगरानी और सर्विलांस में उपयोग में लाया जाएगा। तो जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस जियोपॉलिटिक्स में अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, अमेरिका और चाइना के बीच जो एक गैप बड़ा सा क्रिएट हुआ है, ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, उसका कहीं ना कहीं ये रीज़न है। और वो जो साउथ चाइना सी है जिसके थ्रू ये ट्रेड रूट निकलता है, वो बोन ऑफ कंटेंशन है। तो कहने का मतलब कि जीपीएस से भारत
चाइना की इस पॉलिसी पे एक एज से रहेगा, क्योंकि वो जो आपने रेक्टेंगल देखा था उसमें ये सारा क्षेत्र आता है बच्चों, तो इसको ध्यान रखिएगा। जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, मैं अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ और इस पॉइंट्स को डिटेल आप लिख लीजिएगा, जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ। और भी डिटेल आपको आएंगी जब आप आईआर और ज्योग्राफी की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो इसमें क्लैरिटी और भी आ जाएगी। आप मैप के थ्रू वो जगह नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत की सागरमाला प्रोजेक्ट है जिसमें चाह बहार पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आईआर में पढ़नी होती हैं, ठीक बच्चों। उसके बाद गोल्डन क्रीसेंट, एक और पॉइंट ध्यान रखिए, गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये क्षेत्र है बच्चों जहां पे ये गोल्डन क्रीसेंट बड़ा नेगेटिव टर्म है, लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये आपके नंबर बढ़ाएगा। गोल्डन क्रीसेंट इसे आतंकवाद के कारण कहते हैं, और आतंकवाद का ये जो क्षेत्र है इसको इसके सर्विलांस और मैनेजमेंट के लिए आपका जीपीएस आपको फायदा पहुंचाएगा। तो ये फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा बच्चों। गोल्डन क्रीसेंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और मैंने शॉर्ट में आपको आतंकवाद बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक और एरिया है, उसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। गोल्डन ट्रायंगल में जो देश आते हैं वो है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, ये जो क्षेत्र है, मलेशिया को रहने दीजिए। ये जो 3 देश हैं, और ये विश्व के सबसे बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग सेंटर्स हैं। तो क्या है ये? ड्रग ट्रैफिकिंग, मादक दवाओं की जो है यहाँ पे ट्रैफिकिंग होती है, और ये मादक दवाएं भारत में भी आती हैं। तो ये वो क्षेत्र है जिस पे सर्विलांस ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, इसको ध्यान में रखते हुए हमें मध्य एशिया को भी देखना है। मध्य एशिया में जो भी देश हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश दे आर रिच इन ऑयल डिपॉजिट, ऑयल एंड गैस डिपॉजिट, यानी ईंधन का ये बहुत प्रचुर भंडार है। और हमारा जो है सीधा संपर्क इनसे नहीं है, जो लैंड का जो कनेक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हैं 80 किलोमीटर की बाउंड्री अफगानिस्तान से मिलती है, जो कि जोड़ सकता था, लेकिन वो टेरेन ऐसा है कि वहाँ पे आप रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते। बीच में पीओके आ रहा है, पाकिस्तान है। कुल मिला के जो चाह बहार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं ईरान से, ईरान के थ्रू हम मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं। सेंट्रल एशिया, इसको मुझे सेंट्रल एशिया लिखना चाहिए, सेंट्रल एशिया, ठीक है बच्चों। और सेंट्रल एशिया इज रिच इन ऑयल एंड गैस डिपॉजिट, और वो हमें चाहिए क्योंकि हम एनर्जी हंग्री कंट्री हैं। अभी जब एनर्जी का सेक्शन चलेगा उसमें आपको ये चीज़ें सामने आएंगी। तो एनर्जी हंग्री कंट्री होने के नाते हमारा रिलेशन इनसे अच्छा होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनसे अच्छा रिलेशन कब होगा? जब हम इन्हें कुछ टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से देंगे कि भाई आप यूज़ करिए। तो हाँ, ये टेक्नोलॉजिकली वीक है बट दे हैव डिपॉजिट्स,
तो इन्हें भी हम अपने घेरे में ले लेते हैं जीपीएस के थ्रू। तो ये आप इस पूरे बोर्ड को फटाफट देखें, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे जो आपने पॉइंट देखे, इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा, कहीं मान लीजिए सीमा विवाद और इनको छोड़ दिया जाए, जियोपॉलिटिक्स को, तो आपने देखा कि हर जगह भारत की जो विश्वसनीयता है एक ऐसे देश के रूप में जहां एक स्टैब्लिश डेमोक्रेसी है और जहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने वहाँ के सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर हम भारत को देखें वैश्विक लेवल पे, तो कहीं ना कहीं जीपीएस भी भारत के विश्वसनीयता को, उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो यहीं पे आपका जीपीएस सेक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सूचना के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 क्लास में हम लोग स्पेस रिसर्च पूरा कर लेंगे, उसमें एक करंट अफेयर का भी क्लास होगा। थैंक यू फॉर टुडे।